यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 18 फरवरी 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका कोड है बच्चों 301 MB। एक ये वायरल मॉडल पेपर है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में सभी प्रश्नों को फंसाएगा। पूर्णांक आपका बच्चों 100 अंकों का होता है और आपको समय मिलेंगे 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। तो पूरा ही मॉडल पेपर में आंसर के साथ, यहाँ पे उत्तर के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सभी लोग पूरा वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे और साथ ही साथ में हम आपको बताएंगे किस प्रकार आपको पेपर लिखना है जिससे आपको 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाए बच्चों। तो हम पहले देखेंगे खंड का। तो कुछ सामान्य निर्देश में देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रश्न पत्र में बच्चों 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम खंड का के प्रश्नों को देखेंगे। खंड का में आपका प्रश्न संख्या 1 और 2 में 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, यानी कुल मिला के 10 MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो जितने भी मैं मॉडल पेपर करवा रहा हूँ सभी प्रश्नों को अगर उत्तर देखते जाएंगे आपके 10 में 10 MCQ फंस जाएंगे यहाँ पे। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ, प्रश्न संख्या पहले का वाला कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। तो यहाँ पे 4 रचनाएं दी गई हैं। इसमें आपको बताना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के द्वारा लिखित रचना का नाम बताना है बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ किसने लिखा है बच्चों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखा है। और ये हरियोध जी का क्या है? ये प्रसिद्ध उपन्यास है। ये क्या है? प्रसिद्ध उपन्यास है। अब आपका प्रश्न ये बनता है कि ठेठ हिंदी का ठाठ कौन सी विधा है? तो कौन सी विधा है बच्चों? ये उपन्यास विधा है। और अब देखें अन्य विकल्पों में जो आपका कल्प वृक्ष दे रखा है, तो कल्प वृक्ष किसकी रचना है? तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है बच्चों, ध्यान में रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। कल्प वृक्ष किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल की है। और माटी हो गई सोना किसकी रचना है बच्चों? तो माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। तट की खोज, अब ये तट की खोज आप कमेंट करके बताएंगे ये किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना ये भी पूछी जाती है। तट की खोज किसकी रचना है, कमेंट करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले के खा वाले प्रश्न में। गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विधा है। तो मेरी असफलताएं क्या है भाई? मेरी असफलताएं कौन सी विधा है ये आपको बताना है। क्या ये उपन्यास है, क्या ये नाटक है, क्या ये निबंध है, या फिर ये आत्मकथा है? तो बच्चों मेरी असफलताएं क्या है? तो मेरी असफलताएं आत्मकथा है। ठीक है, गुलाब राय की रचना है कौन सी? मेरी असफलताएं। और ये है क्या? तो ये एक आत्मकथा है। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय ने क्या किया है? इस रचना में अपने जीवन के अनुभवों और असफलताओं का ईमानदारी से वर्णन किया है, इसलिए ये क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गा वाला है। पहले का गा है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, तो इन 4 में से आपको बताना है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। तो ब्राह्मण पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई बच्चों? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। और ब्राह्मण पत्रिका किस युग में लिखी गई है ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। घा वाला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चिंतामणि है, पंच परमेश्वर है, कुटज है, चंद्रकांता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बच्चों कुटज। ठीक है, जो कुटज है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध ललित निबंध है। तो कौन सी विधा हो गई? ये निबंध हो गई। और बात करें चिंतामणि की, तो चिंतामणि बच्चों रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध संग्रह है। पंच परमेश्वर की बात करें तो पंच परमेश्वर भी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, लेकिन ये है क्या? पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी है। अंगा वाला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे बच्चों। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों जिंदगी मुस्कुराई। जिंदगी मुस्कुराई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। और ये है क्या? तो ये इनका संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। अब इसमें ऑप्शन में दे रखा है विकल्प है 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान ये किसकी रचना है बच्चों? तो ये है बालकृष्ण भट्ट की रचना, ये भी ध्यान रखेंगे। 100 अजान एक सुजान किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अब आपको कमेंट में बताना है बच्चों मेरे विचार किसके द्वारा लिखा गया है। मेरे विचार बिल्कुल ये कमेंट में बताएंगे क्योंकि ये भी आपका पूछा जाता है।
बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे का वाला है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, कई बार ये मैंने अपने मॉडल पेपर में भी लिया है और ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है गोदान, परीक्षा गुरु, पथ के साथी, कलम का सिपाही। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है बच्चों परीक्षा गुरु। अब परीक्षा गुरु किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित है परीक्षा गुरु। और ये कब लिखी गई थी बच्चों? तो 1882 में। ठीक है। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक उपन्यास माना जाता है ये। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक उपन्यास माना जाता है। जबकि बात करें गोदान, तो गोदान क्या है? प्रेमचंद का अंतिम महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है। तो गोदान किसका है? प्रेमचंद का। अब आपको कमेंट में भी बताना है बच्चों कलम का सिपाही किसने लिखा है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, ये आप कमेंट में बताएंगे। चलिए दूसरे का वाला देखते हैं। हुंकार काव्य के रचयिता हैं। हुंकार काव्य के रचयिता कौन है? तो तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों दूसरे का वाला, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो चौथा वाला आपका सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कौन कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। फिर बच्चों अगला प्रश्न है वाला, तीसरा तार सप्तक या तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है। तो तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था। अब आपको कमेंट में बताना है कि प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ। प्रथम और द्वितीय तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, इन डेट्स को आप कमेंट करके बताएंगे। फिर दूसरे का अंगा वाला है बच्चों, पल्लव से अवतरित कविता परिवर्तन के रचयिता हैं। पल्लव से अवतरित कविता परिवर्तन के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला जयशंकर प्रसाद। तो पल्लव किसके द्वारा लिखी गई है? सुमित्रानंदन पंत के। पल्लव किसके द्वारा लिखी गई बच्चों? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। और ये उनका एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। फिर बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। तीसरा प्रश्न जो आता है आपका वो गद्यांश पे आधारित प्रश्न होता है। और यहाँ पे बच्चों आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे। आपको एक गद्यांश को अटेम्प्ट करना है। प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा, तो 5 × 2 यानी 10 नंबर। 10 नंबर का आपका गद्यांश आएगा। कोई आपको एक ही इंपॉर्टेंट गद्यांश करना है, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों गद्यांश आपको करवाऊंगा। दोनों ही आपको अभी तैयार करना है, कोई एक ना एक आपकी बोर्ड परीक्षा में फंसेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट गद्यांश हम बच्चों ले रहे हैं जो कई बार रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड गद्यांश है। इसको ध्यान से समझना। मैं गद्यांश पढ़ रहा हूँ। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप को पुष्प संस्कृति है। जीवन के विटप को का पुष्प जो संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों पूरा गद्यांश पढ़ कर मुझे पता चला, देखिए इसमें राष्ट्र वर्ड आया है, तो यहीं से ये पता चल जाता है कि ये किस चैप्टर का होगा। तो राष्ट्र का स्वरूप पाठ से ये लिया गया है। ठीक है। तो उपयुक्त गद्यांश के आधार पर पता चला ये क्या है, राष्ट्र का स्वरूप पाठ से ये अवतरित है। और इसके लेखक हैं बच्चों वासुदेव सरल अग्रवाल। इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा है गद्यांश पर आधारित कि संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। तो संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। 2 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है बच्चों? तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसको क्या करना है, अपने शब्दों में व्याख्यात करना है। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है कि वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि
मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्त नहीं किया जा सकता। अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। फिर बच्चों अथवा में है, अगर आप ऊपर वाला अटेम्प्ट नहीं करते तो अथवा वाला अटेम्प्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये भी आपको कई बार परीक्षा में पूछा गया है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों के कलंक कथाओं के परायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस के सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं, स्वयं को पूर्ण संत समझने समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। उपयुक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए बच्चों। तो लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई और पाठ का नाम है निंदारस। रेखांकित अंश की बच्चों व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी पहली लाइन जो है अंडरलाइन है, इसको अपने शब्दों में व्याख्यात करना है। तो कुछ लोग निंदा को इस प्रकार महत्व देते हैं जैसे व्यापारी अपनी पूंजी को महत्व देता है, वहाँ निंदा को अपनी पूंजी समझते हुए व्यापार बढ़ाने में लगे रहते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। निंदा किसकी पूंजी होती है? तो निंदा कुछ लोगों की पूंजी की तरह होती है। सत्य कल्पित कलंक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें पूछा है सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ सच्ची काल्पनिक कलंकपूर्ण घटना है, ऐसी कथा जिसकी केवल कल्पना की गई हो। प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक सभी जगह निंदा करना उसके जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। उनकी अवधारणा होती है कि वह जितनी अधिक निंदा करेंगे उतना ही लाभ उनको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका अर्थ। फिर है अंगा वाला प्रश्न है बच्चों कि कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है? तो कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार केवल निंदा होता है। चौथा प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ भी आपका पद्यांश भी 2 पूछा जाएगा। प्रत्येक पद्यांश में 5 प्रश्न होंगे, 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर का आपका पद्यांश होगा। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पद्यांश बच्चों, इसका अर्थ हम लोग देखेंगे। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक तथा उसके रचयिता का नाम लिखिए। तो पद्यांश का शीर्षक है पवन दूतिका और कवि है इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। खा वाला प्रश्न है, पवन दूतिका द्वारा किसको संदेश भेजा है बच्चों? तो पवन दूतिका के द्वारा राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में है, राधा पवन रूपी दूती को कृष्ण के विरह में अपनी विरह विता सुनाते हुए कहती हैं, जब से मेरे प्राण प्रिय नए बादलों के समान श्याम वर्ण कमल से नेत्र वाले कृष्ण मथुरा गए हैं, तब से ना ही वे मधुबन लौट कर आए हैं और ना ही कोई संदेशा भेजा है। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो राधा के अनुसार श्री कृष्ण के नेत्र नवीन बादलों के समान पनीले मनोहारी है। राधा का प्रेम उनके प्यारे प्राण प्रिय कृष्ण के वियोग में व्याकुल है। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस तथा उसके स्थायी भाव लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्रृंगार रस तथा इसका स्थायी भाव रति है। फिर बच्चों यहाँ पे मैंने दूसरा इम्पॉर्टेंट पद्यांश लिया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मछली। तो ये देखिए पद्यांश से कई बार ये रिपीट हुआ है आपका। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और रचयिता का नाम बताना है। तो बच्चों ये गीत 3 से लिया गया है जिसकी कवियत्री महादेवी वर्मा। अब देखिए जो आपकी पहला आला है, पहला जो अंडरलाइन है, इसको व्याख्यात करना है। तो रेखांकित अंश में क्या है कि कवियत्री महादेवी वर्मा का कहना है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली आकाश में रहती है किंतु दूर दूर तक फैले हुए आकाश का कोई भी कोना उसका स्थायी निवास नहीं होता है, वह तो इधर उधर भ्रमण करती रहती है, उसी प्रकार इस विस्तृत संसार में भी मेरा कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा तो इतना ही परिचय है और इतना ही इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। फिर गा वाला प्रश्न है, नैनों में दीपक से जलते में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो रूपक अलंकार हुआ है बच्चों। कवियत्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है?
तो प्रियतम से मिलने की व्याकुलता कवयित्री के निरंतर रुदन का एक कारण है। उपयुक्त पद्यांश में कवयित्री ने स्वयं को क्या बताया है बच्चों? तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है। फिर बच्चों 5वां प्रश्न आपका आता है, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 3 लेखक लिए, 3 लेखक को आपको तैयार करना है, एक ना एक आपका बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है। कुछ इसी प्रकार आप जीवन परिचय एग्जाम में लिखेंगे, पूरा पॉज करके वीडियो पढ़ लीजिए। फिर साहित्यिक परिचय डाल करके इसमें 3 से 4 लाइनें लिख देंगे और फिर उनके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं लिख देंगे। इस प्रकार अगर आप लिखेंगे तो आपको 5 में 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर खा जो होता है, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हैं उनकी कृतियों को उल्लेख करना होता है बच्चों। तो मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, ये 3 हैं। इन तीनों में से आपको एक तैयार करना है, जैसा कि मैंने यहाँ जयशंकर प्रसाद का लिख रखा है। तो आप देखिए, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। इस प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है साहित्यिक परिचय और फिर इनकी रचनाएं। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए आपका छठा प्रश्न, पंचलाइन कहानी का सारांश लिखना होगा। अधिकतम शब्द सीमा आपकी 80 है। तो यहाँ पे देखिए जो पंचलाइट कहानी मैंने लिख रखी है, पंचलाइट कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। पंचलाइट कहानी जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित वातावरण प्रधान और आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने गांव की दशा का वर्णन किया है। महतो टोली, इसका सारांश मैं आपको जल्दी से पढ़ देता हूँ, या आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिए पूरा। यहाँ पे पंचलाइट कहानी का सारांश आपको पता भी होगा, तो ये पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर देखिए आपका जो आता है अगला प्रश्न, वो आपका खंड काव्य से होता है। तो जो भी खंड काव्य आप पढ़ रहे हो, आपके ज़िले में जो भी खंड काव्य चल रहा हो, जैसे त्यागपति है, मुक्ति यज्ञ है, आलोक वृत्त है, श्रवण कुमार है, सत्य की जीत है और रश्मि रथी है। तो जो भी खंड काव्य आपने पढ़ा है, जो भी खंड काव्य आपके ज़िले में चल रहा है, उस खंड काव्य से बच्चों आपका 5 नंबर का प्रश्न आएगा, तो वो आपको तैयार करना है। फिर हम खंड खा की तरफ आएंगे, जहाँ से आपका अनिवार्य संस्कृत स्टार्ट हो जाता है। तो 8वें का वाला प्रश्न है, इसमें भी बच्चों एक गद्यांश आता है और एक श्लोक आता है, ठीक है। गद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखना होता है, 2 नंबर संदर्भ के मिलेंगे, 5 नंबर आपको अर्थ लिखने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने सबसे इम्पोर्टेंट गद्यांश लिया है, बहुत ही मोस्ट रिपीटेड है, इसको आप पढ़ के जाएंगे। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच्च सुनिश्चितम, ये पूरा यहाँ लिख रखा है। तो ये उपयुक्त गद्यांश को पढ़ करके मुझे पता चला बच्चों कि ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से ये अवतरित है, जिसका अर्थ मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या है कि संस्कृत का साहित्य सरस तथा व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य एवं पद में लालित्य भाव, अभिव्यक्ति की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्यत्र नहीं है। फिर देखिए अथवा में, अब एक ही आपको अटेंड करना है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने अथवा लिया है इसको भी आप तैयार करिए, क्योंकि ये भी आपका आ सकता है, मोस्ट रिपीटेड है। गद्यांश, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारिश्चास्ति, ये पूरा पढ़ लेंगे। और ये प्रस्तुत गद्यांश को पढ़ करके हमें पता चला कि हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से ये अवतरित है, और यहाँ पे इसका अनुवाद लिखा है, तो अनुवाद आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर इसी प्रकार आपका श्लोक आएगा, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट मैंने श्लोक लिया है बच्चों। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। ये इसका हो गया संदर्भ, और इसी प्रकार इसका अर्थ लिखने पे आपको 7 नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड हम आपको श्लोक बता रहे हैं, ये भी आपको तैयार करना है, बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है। फिर बच्चों यहाँ पे आपका प्रश्न उत्तर आएगा, यहाँ पे 4 प्रश्न उत्तर दिए होंगे, कोई 2 आपको करना होगा, 2-2 नंबर के। तो 4 नंबर का आपको संस्कृत के प्रश्न उत्तर तैयार करने हैं। जो मैंने प्रश्न उत्तर यहाँ लिखे हैं ये मोस्ट रिपीटेड हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे, आपके एग्जाम में आ सकता है ये। फिर आपको बच्चों रस छंद अलंकार 2-2 नंबर का तैयार करना है, 2 नंबर रस से, 2 नंबर अलंकार और 2 नंबर छंद। तो रस छंद अलंकार ये आपको तैयार करना है, 6 नंबर ये आपको दिलाएगा, ठीक है। तो ये अपनी पाठ्य पुस्तिका से आप इसको तैयार कर लेना, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। 9 नंबर का बच्चों निबंध आएगा, जिसमें 5 ऑप्शन दिए होंगे, कोई एक ही करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, साहित्य और समाज, प्रदूषण की समस्या और समाधान, आतंकवाद मानवता के विकास में बाधक, विज्ञान वरदान या अभिशाप। सभी इंपॉर्टेंट निबंध है, ये सभी मोस्ट रिपीटेड निबंध है, तो इनको आप तैयार कर लीजिए। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे 12वें का
का जो आपके यहाँ से अनिवार्य संस्कृत के ग्रामर वाला पोर्शन आता है। जैसे कि यहाँ पूछा गया नैनम का संधि विच्छेद है, तो ने प्लस अनम है, यहाँ पे कौन सी संधि बच्चों, अयादी संधि है। कलाविव का संधि विच्छेद है, तो कलो प्लस इव यानी बा वाला सही हो जाएगा। वृद्ध का संधि विच्छेद है, तो वृद्ध इस तरह लिखेंगे, वृद्ध प्लस धा। फिर निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास का नाम लिखिए। ठीक है, तो अनुरूपम में जो है बच्चों अव्ययी भाव समास है। क्या है ये, अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, श्रेष्ठ पुरुषा में बच्चों श्रेष्ठ है पुरुष। ठीक है, तो श्रेष्ठ पुरुषा में कर्मधाराय समास है। कौन सा समास है, कर्मधाराय। भरपेट में भी अव्ययी भाव समास है। फिर देखिए 13वां नंबर प्रश्न जो आता है वो आपका आता है, एक पत्र आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पत्र लिखा गया है, पूछा गया है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को प्रार्थना पत्र लिखना है, तो ये भी आया हुआ है, इसको आप तैयार कर लेंगे। या फिर अपनी गली मोहल्ले की नालियों को समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, तो ये भी आपका आएगा। तो इसमें से एक आपको तैयार करना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि दूसरा वाला अटेम्प्ट किया है, यहाँ पे लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, अपने शहर का नाम। ठीक है, फिर यहाँ पे विषय लिखेंगे मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु अनुरोध। फिर यहाँ से महाशय लिख करके अपना यहाँ फॉर्मेट लिखेंगे, कुछ ऐसा ही फॉर्मेट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे धन्यवाद सादर, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, ना ही पता लिखेंगे, ना ही नंबर लिखेंगे, तारीख आप डाल देंगे। इन सब में आप XYZ या क ख और गा लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 14वां वाला प्रश्न आता है, 14वां आपका ग्रामर से रिलेटेड। जैसा कि इसमें 14वें का काम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु में प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। कटुता में पूछा है, तो कटुता में ता प्रत्यय है। ठीक है, और प्रभुता में देखा जाए बच्चों तो इसमें भी ता प्रत्यय है, और गता में क्या है, इसमें ता प्रत्यय है। ठीक है, फिर यहाँ पे शब्द और प्रत्यय लिखना है, तो महत्तम में जो महत आपका महत धातु रूप है, मतलब किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखे। ठीक है, तो महत्तम में भी प्रत्यय ता है, और धातु कौन सा है, महत है। पठिता में पठ धातु है प्लस ता प्रत्यय है, और प्रेषिता में आपका प्रेष धातु है प्लस ता प्रत्यय है। फिर आकाशा छात्र समम स्नाति, इसमें छात्र में आपको विभक्ति बतानी है, तो छात्र में कौन सी विभक्ति बच्चों, तृतीया विभक्ति है। और श्री गणेशाय नमः में आपको विभक्ति बतानी है, तो इसमें गणेशाय में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, क्योंकि नमः के साथ क्या लगती है, चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो ये आपका कुछ संस्कृत ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे।